हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, स्टेट ऑफ इकोनॉमी की पिक्चर अब क्लियर हो रही है। धीरे धीरे उन लोगों का भ्रम अब टूटता जा रहा है जो ये समझते थे कि ये कोई छोटी मोटी बीमारी है जो 2-3 महीने में अपने आप ठीक हो जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कंपनी के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं इस क्वार्टर के। आइए देखते हैं कि ये हमें स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में क्या इशारा कर रही है। एज एक्सपेक्टेड टीसीएस का डॉलर बेस्ड रेवेन्यू 7% गिरा है। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है और टीसीएस एज अ कंपनी और एज अ स्टॉक रॉक सॉलिड है और हम में से जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, आईटी सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जिस पे कोरोना महामारी का मिनिमम इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि ये एक तरीके से हर कंपनी की मिशन क्रिटिकल सर्विस होती है और कोई भी कंपनी आईटी के बगैर आज के जमाने में नहीं चल सकती है। एंड टीसीएस इज नो एक्सेप्शन। सो इस पर भी कोरोना महामारी का एक मिनिमम इंपैक्ट पड़ा है। तो आइए देखते हैं कि टीसीएस का रिजल्ट हमें स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईटी कंपनीज के रेवेन्यू को सेक्टर्स में या वर्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है। तो अगर आप उन वर्टिकल्स का इंडिविजुअल लेवल पे रेवेन्यू देखें तो लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में उनका रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव रहा है। लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर में करीब 13.8% का रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने दिखाया है और सबसे ज्यादा नुकसान रेवेन्यू में मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में हुआ है। रिटेल में उन्हें करीब 12.9% का रेवेन्यू लॉस हुआ है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें करीब 7% का रेवेन्यू लॉस हुआ है। अगर हम उनके रीजन वाइज रेवेन्यू ग्रोथ का डेटा देखें तो लैटिन अमेरिका और यूरोप को छोड़ के बाकी सभी रीजन्स में उन्हें लॉस हुआ है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू लॉस अगर आप देखें तो इंडिया में हुआ है, जो कि करीब 27.6% का लॉस बनता है। तो ये हमें एक इंडिकेशन दे रहा है, एक संकेत दे रहा है कि किस तरीके की इकोनॉमी की स्थिति इंडिया में बनने जा रही है। इसी तरह की कुछ पिक्चर हमें डीमार्ट के रिजल्ट में भी दिख रही है, जिसमें नेट प्रॉफिट में करीब 88% का फॉल हमें देखने को मिला है और नेट रेवेन्यू में करीब हमें 33% का फॉल हमें देखने को मिला है। अब दोस्तों, आप में से शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो होना ही था, 2 महीने तक लॉकडाउन बना हुआ था जिसकी वजह से सेल्स नहीं हो पाई थी और उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट तो गिरना ही था। दोस्तों, पॉजिटिव सोचना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हमें कभी कभी सपनों की दुनिया से बाहर निकल के भी देखना चाहिए। आप मेरी बात शायद ना माने, लेकिन आरबीआई की तो बात जरूर मानेंगे। आरबीआई ने कल ही एक स्टेटमेंट इशू किया, उसमें से जो कुछ मेन पॉइंट्स उन्होंने बताए वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहली चीज, ये फाइनेंशियल सिस्टम और हेल्थ केयर की सबसे बड़ी क्राइसिस है पिछले 100 साल की हिस्ट्री में। दूसरी चीज, मीडियम टर्म आउटलुक इज अनसर्टेन, यानी कि आरबीआई कहता है कि हम नहीं कह सकते कि इकोनॉमी क्या टर्न लेगी, किस तरफ जाएगी, किस तरीके की क्राइसिस होगी, इस बारे में हम कॉन्फिडेंस के साथ कुछ नहीं कह सकते, ऐसा आरबीआई का कहना है। तीसरी चीज, आरबीआई ने वार्निंग दी है बैड लोन्स के लिए। तो यहां पर क्लियर कट आरबीआई को यह डर है कि लोन्स का डिफॉल्ट होगा और बड़े पैमाने पर होगा। और चौथी चीज, वो बैंक्स के बारे में कहते हैं और बैंक को एक तरीके से सलाह देते हैं कि बैंकों को अपना रिस्क मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और अपने वर्किंग कैपिटल की पोजीशन को स्ट्रेंथन करके रखना चाहिए ताकि वो किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी को झेल सके। तो ये हमें एक इशारा देता है कि आने वाले टाइम में बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स को एक बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इस रामकथा का क्या फायदा, मार्केट तो गिर नहीं रहा है, मार्केट फॉल नथी आवतो। पिछले हफ्ते के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से रॉबिनहुड यानी कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो बाजार को खींच रहे हैं और बाजार में एक तरीके से हावी हैं। एफआईआईज डीआईज एक तरीके से शांत बैठे हुए हैं, कुछ खास एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिनको सेल करना था वो काफी मात्रा में सेलिंग कर चुके हैं
और वो एग्रेसिव बाइंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाजार ओवर वैल्यूड है और वो इस वैल्यू पे खरीदना नहीं चाहते हैं। लेकिन रॉबिनहुड बेफिक्र हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, वो सर पे कफन बांध के लगे हुए हैं। और इनमें से कुछ रॉबिनहुड तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आपने उनके सामने उन्हें कह दिया कि भाई तेरा स्टॉक तो नीचे जाने वाला है, तो हो सकता है कि वो आपके साथ गाली गलौज करने लगे और यह भी हो सकता है कि डंडा लेके आपको घर तक दौड़ा दें। तो उनके लिए एक ही सोल्यूशन है कि अगर वैसा रॉबिनहुड आपको कहीं मिलता है तो आप उससे कहिए भैया निफ्टी तो अगले हफ्ते ही 20,000 जाने वाला है, और ये सुन के वो खुश हो जाएंगे और शायद आपकी फोटो लेकर अपने घर के दीवार पर लगा दे। जोक सपाट दोस्तों, मेरा पर्पस किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, मैं जस्ट आपसे एक अपना व्यू पॉइंट शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, बेस्ड ऑन सम रिसर्च मैंने जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो ए कैटेगरी के रॉबिनहुड का जो टिपिकल प्रोफाइल है वो ये है कि वो 30 ईयर से ऊपर के होते हैं, उनका एजुकेशन लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, जॉब प्रोफाइल भी उनका थोड़ा अच्छा होता है और ये बड़े शहरों से अक्सर बिलोंग करते हैं। तो इस कैटेगरी के जो रॉबिनहुड होते हैं वो तब भी थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स देखते हैं, कंपनी देखते हैं कि किस तरीके की कंपनी है, कैसी उसकी ब्रांडिंग है, और उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स बजाज फाइनेंस, भेल, पीवीआर, आईआरसीटीसी इस तरीके के स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इनके पसंदीदा स्टॉक्स वो होते हैं जिनके बारे में तरह तरह की खबरें बाजार में और न्यूज चैनल में आती रहती हैं। तो वो उस न्यूज को पढ़ के स्पेकुलेट करते हैं और उसमें पोजीशन बनाते हैं। जो बी कैटेगरी के रॉबिनहुड होते हैं उनका टिपिकल प्रोफाइल है, वो 30 ईयर से कम के होते हैं, इनका खुद का काम होता है या स्मॉल बिजनेस होता है, अक्सर छोटे शहरों के होते हैं, एजुकेशन लेवल भी थोड़ी कम होती है, और ये लोग के जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं वो होते हैं जो कम वैल्यू के होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए, इस तरीके के स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। और ये किसी भी तरीके का फंडामेंटल नहीं देखते हैं, किसी भी तरीके की स्टॉक की एनालिसिस नहीं करते हैं, और इनकी जो रिटर्न कमाने की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा होती है। ये चाहते हैं 2 महीने 3 महीने में हमारा स्टॉक डबल हो जाए, 2 गुना हो जाए या 3 गुना हो जाए। और ये लोग अक्सर देखा गया है कि रुचि सोया, आलोक इंडस्ट्रीज इस तरीके के स्टॉक्स में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पेनी स्टॉक्स में भी काफी फॉल होना शुरू हो गया है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते के वीडियो में हमने एक पेनी स्टॉक्स का एनालिसिस किया था और उसमें हमने 152 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे जिनका प्राइस 10 रुपए से कम था, और उनका हमने एक प्राइस स्टडी किया था। तो उसका जो 1 अप्रैल को प्राइस था और 30 जून के प्राइस को हमने कंपेयर किया था, और हमने ये पाया कि 152 स्टॉक्स में से 151 स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन उसमें भी अब थोड़ी थोड़ी पिक्चर बदल रही है। अगर आप 30 जून से 3 जुलाई का डेटा देखें तो 152 में से सिर्फ 46 स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 3 जुलाई से 10 जुलाई तक का अगर आप डेटा देखेंगे तो सिर्फ 30 स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इन पॉपुलर स्टॉक्स में भी 30 से 40% की गिरावट पिछले हफ्ते 10 दिन में हो चुकी है, और इनमें जो पॉपुलर नेम्स है आलोक इंडस्ट्रीज, रुचि सोया, बिरला टायर, और इन सभी में आप देख सकते हैं कि काफी गिरावट पिछले कुछ दिनों से हो रही है। दोस्तों, इन सारा डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि 10,000 निफ्टी तक का जो लेवल है उसको फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, उसको आप जस्टिफाई किसी ना किसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन 10,000 के बाद से का जो राइज है उस लेवल को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, और ये एक तरीके का झाग है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियंस को झाग बहुत पसंद है, हमें अपने दूध में झाग चाहिए, हमें अपनी कॉफी में झाग चाहिए, हमें बियर में झाग चाहिए, हमें अपने साबुन में झाग चाहिए। तो ये उस तरीके का एक झाग है जो 10,000 के ऊपर का लेवल है। अब ये देखने वाली बात है कि ये झाग कितना बढ़ता है और कितने देर तक ये सस्टेन करता है। क्योंकि झाग का कोई एक बेस नहीं होता है, तो कभी ना कभी उस झाग को हवा बन के उड़ जाना है। दोस्तों, जिन लोगों ने इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है
इस रैली में उनके अंदर थोड़ा बहुत एक फ्रस्ट्रेशन है, एक फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट है, और उन्हें कभी कभी ये लगता है कि यार कहीं हमने गलत तो नहीं किया कि हम इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए। लेकिन दोस्तों ये एक तरीके का टेस्ट है। मार्केट आपको ललचाएगा, आपको फ्रस्ट्रेट करेगा और आपको मजबूर करेगा कि आप आइए और बाजार में इन्वेस्ट करिए। लेकिन आपको पैसा तभी लगाना है जब आप पूरी तरीके से स्टॉक पे और मार्केट पे और उसके ग्रोथ पे कन्विंस्ड हो। आपको पैसा सिर्फ इसलिए नहीं लगाना है कि बाजार ऊपर चढ़े जा रहा है, हर कोई लगा रहा है तो हम भी लगा दें। दोस्तों क्रिकेट में आपने देखा होगा कि जो अच्छे बैट्समैन नहीं होते हैं वो जब रन नहीं बना पाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, वो अक्सर गलत बॉल पे शॉट खेलते हैं और आउट हो जाते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस बैट्समैन होते हैं, टॉप के बैट्समैन होते हैं, वो रन नहीं भी बना पाते हैं तो भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं। वो अपने शॉट्स अपने पसंद की बॉल पे अपने पसंद के टाइम पर खेलते हैं। यही डिफरेंस होता है एक प्रो में और एक एमेच्योर में। तो आइए दोस्तों आप थोड़ा बात करते हैं कि अगले हफ्ते बाजार में क्या होने की उम्मीद है। दोस्तों बाजार को अगर आप देखें तो ये थोड़ा एक टायर्ड सा लग रहा है, किसी भी तरीके की कोई खास मूवमेंट नहीं हो रही है। हालांकि अगर आप वीक ऑन वीक देखेंगे तो 200 से 300 पॉइंट का गेन वो अभी तक दे रहा है। दोस्तों रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, मार्केट एक तरीके से वेट एंड वॉच मोड में है। तो दोस्तों अगले हफ्ते की पॉसिबिलिटी ये है कि बाजार एक रेंज में ही रहेगा और उसका रेंज 10,500 से लेके 11,000 के बीच में रहेगा। कोई बहुत बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होने की उम्मीद हमें नहीं दिखती है। तो अगर आपको नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना हो तो लॉन्ग आयरन कॉन्डोर एक सही स्ट्रेटजी होगी इस तरीके के मार्केट कंडीशन के लिए। आइए अब दोस्तों थोड़ा बात करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस वक्त क्या एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों इन्वेस्टर्स को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ग्रुप 1 में वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने क्रैश से पहले इन्वेस्ट कर दिया था और उनका पोर्टफोलियो इस वक्त प्रॉफिट में है। इनको मेरी सलाह यह है कि चूंकि इनका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है तो इन्हें उसमें से जो बुरे स्टॉक्स हैं उनको निकाल देना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करना चाहिए होल्ड करने के लिए। बट वो इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि उसका पोर्टफोलियो की वैल्यू 30 से 40% तक गिर सकती है अगर बाजार में क्रैश होता है। दूसरे कैटेगरी के वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भी क्रैश से पहले इन्वेस्ट किया था लेकिन उनका पोर्टफोलियो अभी लॉस में चल रहा है। इस कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में अगर माइनर प्रॉफिट एंड लॉस है तो उन्हें एग्जिट कर जाना चाहिए और लोअर लेवल्स पे दोबारा से एंटर करना चाहिए। लेकिन अगर लॉस ज्यादा है तो उन्हें करेक्शन का वेट करना चाहिए और जब करेक्शन हो तो अपने पोर्टफोलियो के जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको एवरेज आउट करना चाहिए और जो बुरे स्टॉक्स हैं उनको धीरे धीरे करके निकालते रहना चाहिए। तीसरे ग्रुप के जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग हैं जिन्होंने मार्च अप्रैल के दौरान स्टॉक्स खरीदे थे। डेफिनेटली उनको अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिख रहा होगा और उनको हमें यह सलाह है कि इसमें आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने ब्लू चिप लार्ज कैप अच्छे स्टॉक्स खरीदे हुए हैं तो कंटिन्यू टू होल्ड देम। अगर आप कैश पे बैठे हुए हैं, आपने कोई पोजीशन अभी तक नहीं बनाई है तो कंटिन्यू टू डू दैट। कोई पोजीशंस इस वक्त मत बनाइए, रिजल्ट सीजन को जाने दीजिए, उसके बाद एक कॉल लीजिए कि बाजार में अभी एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि 7700 पे मार्केट को जाना चाहिए। सारे फंडामेंटल्स और टेक्निकल रीजंस उस तरफ पॉइंट करते हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमें वो लेवल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप भी हमसे शेयर करिए कि आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं इन 4 कैटेगरी में से, और आपका पोर्टफोलियो अभी प्रॉफिट में है या लॉस में है, और आप आने वाले टाइम में क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे मैं रैप अप करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।